Hello students, welcome back to another video of economics. Student, we were doing chapter number 3 of Indian economic development, that is New Economic Policy 1991. Already we have covered 3 topics of the same series, same chapter in the previous videos. So in this video you are going to understand about the third component of New Economic Policy 1991, that is globalization. ग्लोबलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऐसा ही एक और एलिमेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग फर्स्ट। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स इंटीग्रेटिंग एन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आई रिपीट, it indicates integration of one economy with the world economy, which indicates opening up of an economy for the world market. ये क्या दिखाता है? ग्लोबलाइजेशन दिखाता है कि कोई इकॉनमी ओपन हो रही है, किसके लिए? फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी पूरे संसार के लिए ओपन हो रही है इकॉनमी, जिसमें बाहर के देश हमारे देश में आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, अपनी कंपनीज को एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। आई रिपीट विद द फर्स्ट लाइन, इट इंटीग्रेट्स वन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इज, इट इज द प्रोसेस इन विच वन इकोनॉमी इंटरेक्ट्स विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद रिलेशन टू टू थिंग्स। नंबर 1 इज ट्रेड and number 2 is प्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन में एक इकॉनमी बाकी देशों की इकॉनमी से इंटरेक्ट करती है दो बेसिक चीज़ों में, दो मेन चीज़ों में, वो है ट्रेड और दूसरा प्रोडक्शन। अब आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा? ग्लोबलाइजेशन किया तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा। ग्लोबलाइजेशन करने के लिए जो कोटा था, जो क्वांटिटी थी ट्रेड करने की, उस क्वांटिटी को बढ़ाया गया और जहाँ जहाँ क्वांटिटी को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। कुछ टैरिफ ऐसे थे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे थे, उनको उस फेवरेबल तरीके से चेंज किया जिससे हमारी इकॉनमी में बाहर की इकॉनमी आए और इन्वेस्ट करें। तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेशन ऑफ वन इकॉनमी विद द वर्ल्ड इकॉनमी विद रिलेशन टू टू थिंग्स, ट्रेड एंड प्रोडक्शन। अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ हमारे देश में तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम अपने देश के दरवाजे पूरे संसार के लिए खोल देंगे तो इसका मतलब ये है कि बाहर के लोग भी हमारे यहाँ आएंगे, बाहर का बिजनेस भी हमारे यहाँ आएगा, बाहर से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी होगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंडिया में होंगी। तो सबसे पहला इम्पैक्ट और सबसे मेन इम्पैक्ट जो इंडियन इकॉनमी में पड़ा वो था फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत में टेक्नोलॉजी आने लगी बाहर के देशों की, जैसे जापान की, चाइना की, अमेरिका, इस तरह से जब हमने ओपननेस दिखाई दी है कि बाहर के देश हमारे यहाँ आ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो उससे क्या हुआ? भारत में टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो होने लगा। तो ये पहला इम्पैक्ट था। सेकेंड इम्पैक्ट इज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। जब बाहर की कंपनीज हमारे यहाँ आने लगी, जब बाहर के लोग हमारे यहाँ आने लगे, तो उससे क्या हुआ? हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में एक छोटा सा फर्क होता है। जब भी आप वर्ड बोलेंगे प्रोडक्शन तो उसका मतलब होता है टोटल आउटपुट, और जब हम बात प्रोडक्टिविटी की करते हैं तो हम अगर एग्रीकल्चर देखें तो वो पर हेक्टेयर होती है, और इंडस्ट्री की बात करें तो पर यूनिट होती है। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो पर यूनिट में कैलकुलेट होती है। तो उससे क्या हुआ? हमारे देश में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत बढ़े। तीसरा इम्पैक्ट बड़ा क्या पड़ा इंडिया में? इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ी। क्यों? क्योंकि जब बाहर के लोगों को अपनी इकॉनमी में आने का न्योता दिया और जब हमने खुद को ग्लोबलाइज्ड कर ही लिया तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ी, जिससे भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी ऊपर आया। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी में पड़े। सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन अब हम इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस ग्लोबलाइजेशन को करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए थे। सिंपल सी बात है, जब आप किसी को यहाँ बुलाएंगे या जब हम ये चाहते हैं कि बाहर का कोई बंदा आके हमारे देश में इन्वेस्ट करे, तो कहीं ना कहीं हमें उसे कुछ ना कुछ फैसिलिटी या फैसिलिटेट करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या किया? रेजिंग फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन।
हमारे देश में पहले जो इक्विटी पार्टिसिपेशन था या जो फॉरेन इक्विटी कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट थी वो महज 40% तक थी, लेकिन हमने क्या मेजर लिया ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, हमने इसको बढ़ा करके 51% से 100% तक कर दिया कि फॉरेन इक्विटी कैपिटल हमारे देश में 51% से लेके 100% तक इन्वेस्ट की जा सकती है। दूसरा, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 47 मेन प्रायोरिटीज कंपनीज थी, हमने उनको भी ये बोला कि आप अपना 100% तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हमने ऐसा बोला कि FDI अपना 100% इन्वेस्ट कर सकती है, फॉरेन इक्विटी कैपिटल हमारे यहाँ 100% तक इन्वेस्ट हो सकती है, तो हमारे यहाँ फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा। सेकंड मेजर क्या लिया हमने, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रूपी। डीवैल्यूएशन में ऑलरेडी एक बार लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों में डिस्कस कर चुका हूं, जो हमारी इससे पहली वीडियोस हैं। डीवैल्यूएशन क्यों किया गया, करेंसी का डीवैल्यूएशन इसलिए किया गया ताकि इससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ सके। जब किसी भी कंट्री में डीवैल्यूएशन होता है तो उस देश का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में काफ़ी बढ़ता है। आपको याद कराने के लिए एक शॉर्टकट दे देता हूं, ABCDE। डी से डीवैल्यूएशन, डी का अगला अल्फाबेट होता है ई से एक्सपोर्ट। तो जब जब देश में डीवैल्यूएशन होता है तो उस देश का एक्सपोर्ट, ई से एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ता है, तो उस समय डीवैल्यूएशन इसीलिए किया गया। थर्ड, लॉन्ग पीरियड ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। ऐसा नहीं है कि ट्रेड पॉलिसी बनाई 1 महीने की, 2 महीने की, नहीं, ये पॉलिसी बनाई कई सालों तक के लिए, ताकि हमारी इंटरनेशनल रिलेशनशिप बाहर के देशों से, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी से स्ट्रांग हो। और उससे क्या होगा, जितनी हमारी ट्रेड पॉलिसी लॉन्गर होगी, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ इन्वेस्ट होगा, उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा और हमारी इकॉनमी आसमान छुएगी। बहुत सारे मेजर्स थे। और मेजर क्या थे, नेक्स्ट मेजर क्या है, ओपन कंपटीशन। कंपटीशन को इतना ओपन कर दिया जिससे क्या हुआ, कंज्यूमर को वाइडर चॉइस मिलने लगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होने लगा। और हाँ, जहाँ जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ कंपटीशन सिर्फ प्रोडक्ट की चॉइस का ही नहीं होता, वहाँ प्रोडक्ट के प्राइस का भी होता है। जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस जरा सा चेंज करती है तो राइवल फर्म तुरंत उसको देख करके अपने प्रोडक्ट का भी प्राइस चेंज करती है। क्लास 11th के ओलिगोपोली टॉपिक का ये एक पार्ट है, ध्यान से पढ़ना। उसके बाद रिडक्शन इन कस्टम एंड टैरिफ, बहुत सारे कस्टम, ड्यूटी, टैरिफ, इन सब को कम किया। क्यों कम किया, ताकि बाहर के लोग आएं और इन्वेस्ट करें। हम किसी तरह से उनको इतनी फैसिलिटी देना चाह रहे थे ताकि उनको ये लगे कि भारत में आना बहुत आसान हो गया है, प्लस फायदेमंद हो गया है। अगर फायदा उनके लिए था तो फायदा हमारे लिए भी था। हम अगर किसी को बुला रहे हैं तो सिर्फ उनका फायदा थोड़ी देखेंगे। अगर बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आएंगी तो वो अपने लोग नहीं लेके आएंगी, हमारे लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन के लिए लिए गए। आखिर इससे क्या हुआ, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुआ आउटसोर्सिंग। अब ये आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर ग्लोबलाइजेशन का कोई सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है तो वो ग्लोबलाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग बहुत सिंपल है, जिसमें कंपनी हायर करती है बाहर के लोगों को, जो लोग यहाँ पे आकर के काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा BPO, KPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बेसिकली BPO में तो कॉल सेंटर उस तरह के वर्कर्स को बुलाया जाता है, लेकिन जहाँ पे बात KPO की आती है वहाँ पे प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है। तो BPO, KPO या सिक्योरिटी, एडवर्टीजमेंट, इन सब के लिए हमने आउटसोर्सिंग करी। और इंडिया वैसे भी संसार में कहते हैं सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ है। हमारे यहाँ वेज रेट कम है। अगर जिस इकॉनमी में जो इकॉनमी लेबर सरप्लस इकॉनमी है, जिस इकॉनमी में लेबर बहुत ज़्यादा है और काम की कमी है, भारत उनके लिए हमेशा अपने दरबार खोल के बैठा है, आ सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग इंडिया में हुई। इंडिया में आउटसोर्सिंग 2 तरीके से हुई। पहला तरीका क्या था, क्योंकि इंडिया में कॉस्ट इज लेस कॉस्ट है, और दूसरा वेज रेट इज लोअर एंड लेबर फोर्स इज एफिशिएंट। ये लेबर फोर्स क्या होता है, 2 तरह की फोर्स होती है, एक लेबर फोर्स और एक वर्क फोर्स। जो लोग काम कर रहे होते हैं वो वर्क फोर्स में आते हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं प्लस जो लोग काम ढूंढ रहे होते हैं उसको लेबर फोर्स कहते हैं। तो इंडिया जो था वो आउटसोर्सिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बना।
अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान, इसी के साथ हम लोग ग्लोबलाइजेशन को वाइंड अप भी करेंगे। आखिर ग्लोबलाइजेशन करने से क्या फायदा हुआ? इट रिजल्टेड इन इंटरनेशनल डिवीजन दैट हेल्प्स इन रेजिंग द वर्ल्ड प्रोडक्शन। क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन करने से? इंटरनेशनल डिवीज़न हुआ, जिससे क्या हुआ, हर इकॉनमी के जो वर्कर्स थे, जो लोग थे, वो काम के लिए एक दूसरी कंट्री में गए और उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन सिर्फ किसी एक कंट्री का नहीं बढ़ा, पूरे वर्ल्ड का बढ़ा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड से जहाँ जहाँ लोग जाएंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगे, या दूसरी कंट्री का बंदा अगर किसी तीसरी कंट्री में जाएगा तो प्रोडक्शन तो उसी देश का बढ़ेगा ना। तो ग्लोबलाइजेशन का पहला फायदा था कि वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन के आने से क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई और कॉस्ट बहुत रिड्यूस हुई और हर इकॉनमी में कंपटीशन जो था वो बहुत पीक पे था। ये दूसरा फायदा था। तीसरा, इसने कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की या इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो इनएफिशिएंसीज थी, सपोज किसी इंडस्ट्री में पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल की बहुत कमी थी, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं हो रहा था, आउटसोर्सिंग कर लिया या ग्लोबलाइज्ड कर दिया हमने, तो बाहर से बंदा आया, उसने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के उस गैप को फिल कर दिया। जब किसी इकॉनमी में, किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई गैप होता है, वहाँ किसी इंसान की ज़रूरत हो और वो इंसान ना कहीं से मिल रहा हो, तो ग्लोबलाइज्ड से अच्छा कोई और तरीका नहीं है। अपने देश में नहीं तो कोई बाहर के देश से आएगा, लेकिन उस गैप को ज़रूर फिल करेगा। लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी थे। जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इसने ज़्यादा ध्यान बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिया। जो छोटी यूनिट्स थी वो कहीं ना कहीं वाइप्स आउट हुई, वो कहीं ना कहीं उनका जो मोरल था वो डाउन हुआ, वो कहीं ना कहीं डीग्रेड हुई। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 लाख रुपए की कोई मशीन बना के सॉफ्टिकोन बनाऊं तो मेरा एक सॉफ्टिकोन 2 रुपए का बनेगा, लेकिन अगर मैं 1 करोड़ का बड़ा प्लांट लगाऊं तो शायद 2 पैसे में एक कोन बन जाएगा। बस यही हुआ। छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट जो थी या बहुत छोटी जो टाइनी यूनिट्स कॉटेज थी, उनको नुकसान हुआ, छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ, बड़े बिजनेस को नुकसान नहीं हुआ। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक डीमेरिट। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन ने अगर अपने कहीं कदम जमाए तो वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ में जमाए। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी वो इस कंपटीशन को, वो इस मेथड को कहीं ना कहीं फेस ही नहीं कर पाए, क्योंकि जो बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनको ग्लोबलाइजेशन फेस करना बहुत मुश्किल पड़ता है। सेकेंड डीमेरिट। थर्ड इज एनकरेजमेंट टू मोनोपोली ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। सो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा था, इससे जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो बाहर की कंपनी थी, वो ग्लोबलाइजेशन तो इंडिया ने ही किया, बाहर की कंपनीज भी आई, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद की मोनोपोली समझने लगी और उनको मोनोपोली उनकी एनकरेज भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि जब उनको इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा के दे दी गई, जब उनको और फैसिलिटीज़ दे दी गई, जब उनको ड्यूटीज, कस्टम, टैक्स, इंपोर्ट ये सब कम करके दे दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनकी मोनोपोली जनरेट होने लगी। तो ये थे ग्लोबलाइजेशन के डीमेरिट। I hope you understand the video, you understand the topic globalization. It was the third component of New Economic Policy 1991. इससे पहले हम इसी यूनिट की 3 वीडियो ड्रॉप कर चुके हैं। पहली वीडियो में था नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सेकेंड वीडियो में था लिबरलाइजेशन, थर्ड वीडियो में था प्राइवेटाइजेशन, दिस इज द फोर्थ वीडियो इन विच यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ग्लोबलाइजेशन, एंड in next video, which will be the last video of this series, you will understand last topic of the unit, merits and demerits of New Economic Policy 1991. Thank you so much. Stay tuned and do subscribe our channel, that is Commerce Vidya.